डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आज सच के साथ में आपका बहुत स्वागत है। सच के साथ में हम सच्चाई के साथ हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारे किसानों से जुड़े होते हैं, और ऐसा ही एक अहम मुद्दा आज भी है। खास पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ होगा और आज का जो हमारा विषय है वो बेहद अहम है, और विषय है एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्निक, स्प्रे ड्राइंग का बढ़ता उपयोग। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा और इस पर हम समझेंगे कि किस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे किसान पा रहे हैं, या फिर किस तरह से वो इतिहास रच रहे हैं, या किन तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई विकास के पथ पर एक नई गाथा लिखने के लिए हमारे किसान तैयार हैं, क्या वाकई बदलाव हमारे किसानों में आ रहा है। जिस तरह के दावे किए जाते हैं उन दावों को भी समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारे किसानों तक एक सही संदेश पहुंचे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। देखते आइए। खेती अब सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीक के साथ जुड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। आज का दौर है एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग का, जहां फसल को सिर्फ उगाया ही नहीं जाता, बल्कि उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस कर उसकी वैल्यू भी बढ़ाई जाती है। इन्हीं आधुनिक तकनीकों में से एक है स्प्रे ड्राइंग तकनीक, जिसकी मदद से तरल पदार्थों को पाउडर के रूप में बदला जाता है। दूध से मिल्क पाउडर, फलों के रस से फ्रूट पाउडर और औषधीय उत्पादों तक स्प्रे ड्राइंग ने प्रोसेसिंग को आसान और प्रभावी बना दिया है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है लंबी शेल्फ लाइफ, कम स्टोरेज लागत और आसान ट्रांसपोर्टेशन, यानी किसान और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद सौदा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसानों को इन तकनीकों से जोड़ा जाए तो वे अपनी उपज का बेहतर मूल्य पा सकते हैं। सरकार भी फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि किसान उत्पादन से प्रोसेसिंग तक की पूरी कड़ी का हिस्सा बन सके। आज जरूरत है जागरूकता और तकनीक अपनाने की, ताकि खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि मुनाफे का भी जरिया बन सके। तकनीक से जुड़ेगा किसान तो बढ़ेगी उसकी पहचान और आय। तो एक बार फिर से सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार नारायण राव काले। आप एडिशनल कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं एंड फार्मर्स वेलफेयर से हैं, तो बहुत स्वागत है सच के साथ में सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विवेक वर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, मोहाली, पंजाब से। आपका भी बहुत स्वागत है सच के साथ में सर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ललित कुमार त्यागी, डायरेक्टर हैं FPO से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सच के साथ में। हमारे साथ जुड़ रही हैं फिजा काजमी, जर्नलिस्ट हैं आप कृषि से जुड़ी हुई, तो बहुत स्वागत आपका सच के साथ में। और चर्चा की शुरुआत आज के अहम विषय पर हम करेंगे। हमारा जो आज का विषय है, हम आपको बता देते हैं एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक, स्प्रे ड्राइंग का बढ़ता उपयोग पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले मैं विजय कुमार काले जी आप ही से करूंगा और आपसे ये समझूंगा कि जिस तरह से एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, स्प्रे ड्राइंग का बढ़ता उपयोग को लेकर आपकी सबसे पहले दृष्टि क्या है, सोच क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और एक है एडवांस एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जो है। आप देखेंगे कि कृषि में ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी आप जब इस्तेमाल नहीं करेंगे आज का जो आधुनिक दौर पे, चाहे आप प्रिसिजन एग्रीकल्चर की बात कहें या ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें या डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, तब तक हम जो है आप जो प्रोडक्शन हमारी जो है हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते। तो ये खास तौर पे जो प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी बात जो है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, ये भी महत्वपूर्ण, बहुत इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन बहुत है लेकिन आप अगर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, तो उसका जो है किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के दौर में हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी लागत कम हो
और मतलब जो है उत्पादकता बढ़ जाए और किसानों को फ़ायदा हो जाए। तो ये जो है ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आप देखेंगे कि हम लोग 357 मतलब 358 मिलियन टन्स तक हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और साथ साथ में देखेंगे कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है वो भी लगभग 362 मिलियन टन्स है। तो आप देखेंगे कि इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी देखा जाएगा कि लगभग 22% जो है हमारा वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है। तो इसके लिए कारगर उपाय है कि हमारा प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तब तक ये जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थाली तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए ये दोनों विषय जो है महत्वपूर्ण है। तो आने वाले अभी समय में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार की क्या क्या योजना है, क्या क्या किसानों के लिए सहायता प्रदान करता है। तो इस विभिन्न विषयों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस पे आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह से हमारा जो वैल्यू एडिशन करेंगे और किसानों की आमदनी तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और इस पर चर्चा भी करेंगे और समझेंगे विजय जी से कि कितना सरकार इसमें सहयोग हमारे किसानों को कर रही है और हमारे किसान कितने आगे बढ़ रहे हैं या फिर किन परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं जिस पर काम करने की जरूरत अभी महसूस हम कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक वर्मा जी आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा कि भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में स्प्रे ड्राइंग तकनीक की मांग तेजी से क्यों बढ़ रही है। देखिए जो क्रॉप है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती है और उस ड्यूरेशन में एक्सेस ही हो जाती है। और ये स्प्रे ड्राइंग एक मल्टीपल क्रॉप प्रोसेसिंग की टेक्निक है। तो किसी भी अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप को प्रोसेस करके उसको डिहाइड्रेट करके वो फिर लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाती है। तो जब कभी शॉर्टेज आती है तो उस टाइम पे बहुत सारे कंज्यूमर्स फ्रेश वेजिटेबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं इस स्प्रे ड्राइड प्रोडक्ट के साथ। और बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स ही हैं जो राउंड द ईयर सिर्फ स्प्रे ड्राइड प्रोडक्ट को ही यूज करना पसंद करते हैं। तो ये क्रॉप की प्रोसेसिंग जो है वो फार्म लेवल के ऊपर और विलेज लेवल पे हर जगह पे ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी जो है फार्मर्स को बियॉन्ड दी फ्रेश एग्रीकल्चर के बियॉन्ड जो सरप्लस मटेरियल है उसको बहुत आसानी के साथ प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, इसको आसानी से के साथ हम प्रोसेस कर सकते हैं। आसान भाषा में बताएं कि स्प्रे ड्राइंग तकनीक आखिर काम कैसे करती है, देखिए किसानों को, हमारे दर्शकों को। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है दो तरीके से है। एक तो है कि हमने प्रोडक्ट का जूस निकाल लिया, जूस को कॉन्सेंट्रेट किया और कॉन्सेंट्रेट करके हमने उसको स्प्रे कर दिया, तो उसमें जूस पोर्शन ड्राई हो गया। एक केस में है कि जूस विद पल्प, उसी को हमने स्प्रे कर दिया और वो पूरा का पूरा पोर्शन विद पल्प वो ड्राई हो गया। तो दोनों प्रोसेस में हीट का यूज होता है। ये हॉट एयर के साथ भी होती है, सुपर हीटेड स्टीम के साथ भी होती है। थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूर लगती है इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि ऑलमोस्ट जो क्रॉप है वो उसका वॉल्यूम 10 टाइम्स 15 टाइम्स कम हो जाता है और प्रोडक्ट हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। तो ये बहुत आसान भाषा में आपने बताया कि वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है और ये बेहतर है हमारे किसानों के लिए। सबसे आसान तरीका आपने बताने का प्रयास किया और भी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन ललित जी हमारे साथ हैं, ललित कुमार त्यागी, आपके पास मैं आऊँगा। और आप चूंकि एफपीओ से जुड़े हुए हैं, एफपीओ के एक डायरेक्टर हैं, तो एफपीओ के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकें कितनी ज़रूरी अब हो चुकी हैं, ये हमारे किसानों को, दर्शकों को, देशवासियों को बताइए। नमस्कार किसान भाइयों। और ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब तरक्की हर दिशा में हो रही है तो किसान के क्षेत्र में भी होनी चाहिए। और जो स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, जो किसान जो अपनी फसल पैदा करता है तो अक्सर बाज़ार में कच्चा बेचता है, लेकिन उसमें देखा जाता है कि भाव कम मिलते हैं। जैसे आलू की फसल आई, फसल तो एक बार आएगी, खपत उतनी नहीं होगी, तो लेकिन हमें खपत चाहिए पूरी साल। तो उसको ड्राइंग करने कर, स्प्रे कर कर हम संरक्षित कर सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू एडिशन होगी और किसान को मुनाफा होगा। ठीक इसी तरह दूध के क्षेत्र में, सब्जियों के क्षेत्र में, जब टमाटर है, जब टमाटर खूब पैदा होता है तो रेट कम मिलते हैं, लेकिन अगर टमाटर को हम प्रोसेस करके उसको ड्राइंग पोजीशन में ले आएँ, उसका पाउडर बना लेंगे, तो सैसे में पैक कर लेंगे, तो उसको अच्छी कीमत मिलेगी और हमारे देशवासियों को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और राउंड द ईयर उसके गुण आपको मिलेंगे। तो अब समय आ गया है कि किसान को थोड़ा आगे चलकर केवल कच्चा माल नहीं बेचे, जब सीजन में बिकता है, भाव अच्छे हैं तो कच्चा माल बेचे, अगर एक भाव से नीचे जा रहा है तो उसको प्रोसेस करें,
उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करे और अच्छे से उसके वैल्यूएशन करते हुए बाजार में उसको बेचना है। इस मामले में एफपीओ एक मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी है और भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाए हैं, उनको बहुत सुविधाएं मुहैया भी करा रही हैं। तो अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हर गांव के पास एक छोटी इंडस्ट्री हो, और ख़ास तौर से जो खाद्य इंडस्ट्री हैं, जो फूड की हैं, वो गांव के पास ही होनी चाहिए। उससे जो उनकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और किसानों को अच्छे भाव दे पाएंगी और हमारे देशवासियों को अच्छे उत्पाद भी मिलेंगे, क्योंकि कच्चा माल उनको वहीं से मिल जाएगा। तो देखिए, एफपीओ को लेकर जिस तरह से चर्चा है कि एफपीओ क्या तमाम किसानों की ज़िंदगी बदल रहा है, एफपीओ से जुड़कर हमारे जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उनको किस तरह का फ़ायदा आपको नज़र आता है जब से आप एफपीओ से जुड़े हैं? सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये हो रहा है, क्योंकि जब हमारे देश में लगभग 80 से 85% लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास छोटी छोटी जोत है, 1 एकड़, 2 एकड़, 1 हेक्टेयर से कम है, तो वो एक बहुत बड़े जो कृषि यंत्र है वो अपने पास नहीं रख सकता। तो भारत सरकार की स्कीम है फार्म मशीनरी बैंक की, उन्होंने एफपीओ को काफी अनुदान दिया उसमें 80%। तो उनके पास पूरे इनपुट हो जाते हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, हैरो है, टिलर है, एमबी प्लाऊ है, जो पूरे कृषि यंत्र हो जाते हैं। तो उनकी जो डिपेंडेंसी है अपने ऊपर हो जाती है, उन्हें बाहर से जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे जब भी मेंबर हैं किसानों के, उनको वो जुताई करते हैं। दूसरा जो इनपुट लगते हैं उसमें खाद, बीज, दवाई, उसके लिए वो एफपीओ की दुकान खोलता है और उनको समय पर अपना यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर सब मिल जाता है। तीसरी बात जो कृषि सलाह है, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटी के, आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, वो सब एफपीओ के माध्यम से किसानों को कृषि सलाह देते हैं, समय समय पर उनके मैसेज आते हैं। एक्चुअल में जो एफपीओ है किसानों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ सब किसान आकर मिलते हैं और हमारे पूरे सरकार की जो मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट हैं, पशुपालन के हैं, वो सब मिल जाते हैं वहाँ। और एक सर्विस डिलीवरी करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। किसानों की समस्याएं वो सुनी जाती हैं और वो सरकार को बताई जाती हैं। तो उस हिसाब से नीति बन रही है और किसानों को इससे फायदा हो रहा है, उनकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है। ललित जी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसानों की जो जिंदगी है वो एफपीओ से जुड़कर बदल रही है, और वो कहीं ना कहीं जो सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हमारे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनकी आय बढ़े, उनकी आय दुगनी हो, तिगनी हो, और अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आऊंगा आपके पास, फिजा काजमी हमारे साथ हैं। फिजा, आपके पास आऊंगा और आपसे भी मैं समझूंगा कि मीडिया की नजर में भारत में एग्रीटेक क्रांति कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। आधुनिक कृषि तकनीक काफ़ी ज़्यादा हमारी खेती में यानी कृषि इंडस्ट्री में काफ़ी चलन में है। जो पुराने किसान हैं, पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, उन्होंने भी आधुनिक खेती को अपनाया है, चाहे उसमें एआई तकनीक हो, एआई आधारित खेती हो, या फिर ड्रोन तकनीक हो, या फिर प्री फार्मिंग जो एक मेथड रहता है, उसमें भी किसान आजकल बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट ये भी है, जो हमारे किसान हैं वो कहीं ना कहीं अभी आधुनिक खेती में जो चीज़ें हैं, जो उसमें अभी अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की एक कमी किसानों में हम देखते हैं कि कहीं वो जो चीज़ें हैं उन तक सही जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। तो एक सही जानकारी किसानों को होनी चाहिए, वरना किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा चलन है। आजकल अपने किसान खेत में एआई ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई खेती जो आधारित होती है उस पर भी किसानों की काफ़ी तवज्जो है कि वो उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम करें और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। विजय कुमार नारायण राव जी, आपके पास आऊँगा और आपसे एक बार फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्प्रे ड्राइंग तकनीक किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार मदद कर रही और सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही, कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुँच रहा है? जैसा कि हमारे सब सहयोगी मित्र ने बताया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है। एक्चुअली ये बहुत जैसा कि कहा है कि अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है, मतलब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और आप उस समय में आपको अगर इसको आप प्रिजर्व करके आप उसको अगर ड्राइंग मेथड में ले आ जाएंगे, पाउडर रूप में ले आएंगे, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसके न्यूट्रिशनल जो होती है एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी कोई कम नहीं होती है उसमें, और उसकी पैकेजिंग जो है वो भी कम होती है, तो आपको स्टोरेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए दिन ब दिन
ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें यही एक समस्या यही है स्पेसिफिकली कि ये जो है इसकी लागत कॉस्ट ज़्यादा है। इसमें स्पेसिफिकली इसको टेक्नोलॉजिकल जो नो हाउ है पर्सन, उसके लिए एक सुपरवाइज़र लगेगा, या हीट जैसे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा है। तो इसलिए जो सीमांत किसान है उसके लिए ये पहुँच से थोड़ा सा आज बहुत दूर लगता है। लेकिन बाकी हमारी FPOs है और बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हो। भारत सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारी जो कृषि मंत्रालय की AI जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं, इस दौरान इसमें देखेंगे कि आपको पूरी कोल्ड वैल्यू चेन है, मतलब कोल्ड चेन के लिए, या मान लीजिए कि कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए है, या प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए है, कोल्ड मतलब वेयर हाउस के लिए है, पैक हाउस के लिए, ये सारी जो है उसमें प्रावधान है उसमें। तो इसमें हम लोग 3% का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं फार्मर्स को। और इसमें काफ़ी लगभग मुहूर्तन मैं कहूँगा कि 2000 से ज़्यादा जो है हमने अभी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसमें स्पेसिफिकली, और इसमें काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स है और वो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, उसमें कोई ज़्यादा इसमें प्रोसेस की फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा वेबसाइट पे जाए अपना, और वो उसमें अपना प्रोजेक्ट की लागत या प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है उसमें सबमिट करके वो बैंक में चला जाता है ऑटोमेटिकली। जो भी आपकी लगभग 400 से 500 बैंक जो है उसमें एम्पैनल्ड है। तो जो भी आपकी बैंक आपको लगता है उसी हिसाब से आप भेज सकते हैं, और वो उसमें प्रोसेस होके जल्दी उसमें मिल सकता है उसमें। एक तो ये हो गई। फिर एक हमारी बहुत अच्छी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो है MOPFI की जो है एक बहुत अच्छी स्कीम है जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है। इसमें भी आपको ये जो है जितनी मैंने आपको जो वैल्यू एडिशन की जो बातें कही, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात है, या फूड पार्क बनाना है, या मतलब बड़ी इंडस्ट्री लगाना है फूड प्रोसेसिंग की, ये सारी जो कवरेज इसमें हो सकता है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको 35 to 50% जो है आपको जिसमें मिलता है, मतलब जो सब्सिडी मिलती है, तो इसमें भी किसान आके आ सकता है। और एक हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो भारत सरकार ने 2014 से ही उसने शुरुआत की है, और उसमें आप देखेंगे कि जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए हम उसमें सहायता प्रदान करते किसानों को। तो इसमें काफ़ी मतलब आप देखेंगे कि भारत सरकार ने काफ़ी इसके ऊपर जोर दे रही है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग आप ऐसा क्षेत्र है कि आप थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन करें तो आपकी जो है लगभग 2 to 3% जो है आपके वैल्यू। आपको उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि अगर आपका गेहूँ देखेंगे, आप बाज़ार में जाएंगे तो गेहूँ लगभग बिना जो प्रोसेस किया हुआ, मतलब मान लीजिए कि जिसको प्राइमरी सॉर्टिंग ग्रेडिंग किया हुआ, लगभग 20 से 25 मिलता है। वैसे ही आप प्रोसेसिंग करेंगे तो 30 से ज़्यादा 30 से 35 40 रुपये आपको इमीडिएटली मिलता है, और वही आटा बनाते हैं तो 50 से 60 रुपये आपको मिलता है। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन इमीडिएटली होता है। तो आप 25 से लेके देखो 55 रुपये तक उसको ऑटोमेटिकली मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब तक हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, गाँव का काम गाँव में ही नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गाँव की तरफ जाइए, क्योंकि गाँव जब तक समृद्ध नहीं होंगे, गाँव के अंदर अगर ये प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगेंगे तब तक आप जिसको समृद्धि आप नहीं बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विजय कुमार जी, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक हमारे गांव सही नहीं होंगे तब तक हमारे ज़िले सही नहीं होंगे, और ज़िले सही नहीं होंगे तो राज्य सही नहीं होंगे। यानी हमें गांव से ही बदलाव की जो बयार है उसको बहाना होगा, और इसका प्रयास लगातार सरकार भी कर रही है, सरकार भी चाह रही है, और इसीलिए लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे। वक्त की पाबंदी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। खेती खराब, अरे अरे क्या, अरे ये तो सारे गेहूं काले पड़ गए,
बरसात ने सारी फसल खराब कर दी। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। क्या होगा? बापू, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? अरे छोड़ बेटी, खेती में तो सब चलता रहे। अच्छा मैंने ये बता, तेरा इम्तिहान कैसे हुआ? बापू फोन अरे दीजिए। अरे किसको फोन लगा रही है तू? बापू, सबसे पहले हम हेलो किसान के नंबर पर इस फसल की वीडियो भेजेंगे और उसके बाद में हम हेलो किसान के टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे। हेलो किसान, मैं जोंटी गांव से बात कर रही हूँ। तो चलिए आपकी समस्या का समाधान जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। गेहूं की फसल इस समय जो पकी हुई तैयार थी। हेलो किसान। हमारी भैंस दूध ना दे रही। हमारी अमरूद की फसल में कीड़ों लाग रही हो। हेलो किसान, मैं शिवांगी बोलती। किसानों की सभी परेशानियां सिर्फ एक कॉल पे हो जाएंगी खत्म। देखा बापू, मिल गया ना समाधान। शाबाश बेटिया। अब खेती ना हो जी का जंजाल। फोन उठाइए और कहिए हेलो किसान। देखिए डीडी किसान का लाइव कार्यक्रम हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सच के साथ में स्वागत है और सच के साथ में एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्निक पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्प्रे ड्राइंग का बढ़ते उपयोग को हम समझ रहे हैं कि ये आखिर है क्या, हमारे किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना और इसको समझना। इसीलिए विवेक जी के पास मैं आऊँगा। विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विवेक जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड मोहाली पंजाब से, और इसलिए मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या भारत ग्लोबल फूड इंग्रेडिएंट मार्केट में स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है? बिल्कुल, हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया में ऑलरेडी हम लोग 1.5 बिलियन लोगों के लिए फूड प्रोडक्ट तैयार करते हैं और इंडिया में 365 डेज सनशाइन है। तो हमारे फार्म्स की प्रोडक्टिविटी किसी दूसरे कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और जो प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो इन एनी केस हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दुनिया में सबसे कम होगी। और स्प्रे ड्राइंग से जो भी सरप्लस फूड है, जो कि फ्रेश फूड के बियॉन्ड हो जाता है, वो आसानी के साथ प्रोसेस हो जाता है। और एक कॉमन प्लांट है, ये जरूरी नहीं है कि ये प्लांट सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, इट इज़ मल्टीपल कमोडिटीज़ के लिए है जी। और ये कॉमन प्लांट है गांव में या एक एफपीओ में एक कॉमन प्लांट है जो कि स्प्रे ड्राइंग करके लिक्विड को भी कंसंट्रेट कर सकता है और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सेमी सॉलिड्स हैं उनको भी कंसंट्रेट कर सकता है। तो बाय एंड लार्ज आप जो है दुनिया में सबसे सस्ता फूड ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका एक बड़ा पोर्शन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपसे compete करना दूसरी इकोनॉमीज के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब तक युवा किसी चीज़ में नहीं जुड़ते, अगर हमारे युवा अब खेती किसानी कर रहे हैं, अब गांव की तरफ लौट रहे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि अब खेती किसानी ही करनी है। इससे पहले कई बार मैं फील्ड में होता था तो देखता था वो खेती किसानी से मुंह मोड़ते थे, लेकिन अब इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है। तो युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सबसे बड़े अवसर की अगर हम बात करें तो वो क्या हैं, आप क्या समझते हैं या बताते हैं? देखिए, इम्पॉर्टेंट यही है समझना कि हमारे गांव के चारों तरफ सोलर पैनल्स और सोलर पावर अवेलेबल है, सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है और जो रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू, उससे बायोगैस और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम गांव के अंदर आज मौजूद है जिसमें एनर्जी भी है, फूड भी है और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो जो काम आपको शहरों में नहीं मिलेगा वो चीज़ आपको गाँवों के अंदर मिलेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि राउंड द ईयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के साथ साथ जो है युवाओं को और इंडस्ट्रीज़ को भी आगे बढ़ने की। जब दोनों मिल के चलेंगे तो ज़रूर जो है ये सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट होगा और इंडिया जो है दुनिया में जो है भले ही एआई या मॉडर्न इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में ही नहीं आगे बढ़ेगा बल्कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी
अपनी इस क्षमता की वजह से आगे बढ़ सकता है और दुनिया को लीड कर सकता है। बिल्कुल, दुनिया को लीड कर सकता है और जिस विकसित भारत की हम संकल्पना कर रहे हैं 2047 में, उस तरफ बढ़ सकते हैं हम और विकसित हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे किसान विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, हमारे जो लोग विकसित होंगे तभी हम हर कड़ी को मजबूत करेंगे, तभी हम देश विकसित की तरफ बढ़ेंगे। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आने वाले 5 वर्षों में कौन कौन से बड़े बदलाव आपको नजर आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे दिखता है कि हम ऑर्गेनिक होंगे, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करेंगे, बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स को उसी हद तक यूज करेंगे जहां पे कि प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बाकी न्यूट्रिएंट्स को हम रिसाइकिल करेंगे और जो प्रोसेसिंग के लिए नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर है वो गांव में ही पैदा करेंगे। तो गांव से बाहर से हमको फ्यूल और एनर्जी नहीं लानी पड़ेगी। पानी के रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, अपनी खेती उतने ही पानी से करेंगे जिससे कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए। ड्रिप इरिगेशन का मैक्सिमम यूज करेंगे। तो जब तक कि हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे और इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें एक गांव को एक लार्ज इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज की तरह चलाना पड़ेगा जहां सभी सेक्शंस एक दूसरे के साथ मैक्सिमम कोऑपरेशन के साथ चलते हैं और अपना अपना काम करते हैं और कलेक्टिवली जो है एक बड़ा काम और एक बड़ी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, तो एक बड़े प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और यही निर्माण हमारे विकसित भारत में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा मुझे लगता है। और इसलिए मैं आऊँ आपके पास, लेकिन उससे पहले ललित कुमार त्यागी जी आपके पास आना चाहूँगा और आपसे मैं ये समझूंगा कि क्या स्प्रे ड्राइंग तकनीक किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने में मदद कर रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, किसान जो गेहूँ पैदा करता है या मक्का या गन्ना, तो सीधा वो उपभोक्ता तक नहीं पहुँचता। हम गन्ने से चीनी बनाते हैं, गुड़, खांड, शक्कर, गेहूं से दलिया, आटा, मैदा और जो दूसरे उत्पाद हैं। तो आज का समय है किसान खाद्य पदार्थ के साथ उत्पाद तैयार करे और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ ले। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुत आदमी खेती होती है। बिल्कुल। और जुलाई के महीने में टॉप बोरर आता है और उस समय किसान उसमें स्प्रे नहीं कर सकता क्योंकि गन्ना उसके थोड़ा हाइट से ऊंचा निकल जाता है और अगर वो फ्लोराडान डालता है तो कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा अगर हम उस पर स्प्रे करेंगे तो गन्ने में ऊपर से टॉप बोरर में वो असरकारक होगा, उसका असर होगा और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हमारा फायदा होगा। दूसरी बात है आम में, जो आम के बड़े बड़े पेड़ हैं जो उसमें कोई कीड़ा, फंगस या कोई डिजीज आती है तो ड्रोन का उपयोग वहाँ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हाथ से स्प्रे करना मुश्किल होता है। तो किसान, हमारे साइंटिस्ट, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो लोकल प्रशासन के लोग हैं, जो एक्सटेंशन के हैं, वो जब साथ बैठ कर योजना बनाते हैं तो उसका अधिक लाभ होता है। बात आती है प्रोसेसिंग की। अगर हम देखें जीडीपी में किसान जो खेती का रोल है वो 12 से 15% है और आज भी उस पर 60% निर्भर लोग हैं। और गांव में खास तौर से किसान हैं, मजदूर है, दस्तकार है, छोटा व्यापारी है। जब किसान की आमदनी बढ़ती है तो सबकी आमदनी बढ़ती है, लेकिन जब वो प्रोसेसिंग में आ रहा है तो उसकी आमदनी जस्ट डबल हो रही है क्योंकि गेहूं बेचता है वो 25 रुपए किलो और आटा बिकता है 35 रुपए किलो। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चक्की लगानी है, थोड़ा प्रोसेसिंग लगाना है, सोर्टिंग ग्रेडिंग करनी है, क्योंकि उपभोक्ता को तो आटा चाहिए, उसको दलिया चाहिए। हमारे बहुत सारे एफपीओ काम कर रहे हैं कि बेसन बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, मसाले बना रहे हैं और वो शुद्ध रूप में प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उनकी छोटी छोटी यूनिटें हैं और वहाँ कस्टमर अगर देखता है तो छोटे यूनिट से ही उनका उद्धार होता है और वो धीरे धीरे अपने खेत के साथ साथ एक छोटी यूनिट चला रहे हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। और जितना हमारा उद्योग का डिसेंट्रलाइज्ड होगा, विकेंद्रीकरण होगा, तो पैसा ज़्यादा लोगों में बटेगा, ज़्यादा समृद्धि आएगी। इसी तरह दूध में हम देखते हैं कि जो पैकेट में दूध आप पीते हैं उसमें 6% फैट का, 3% का, 1.5% का अलग अलग हिसाब से मिलता है। वो किसान के पास जो निकलता है वो 6%, 6.5%, 7 का। तो किसान का वो सस्ते में चला जाता है। अगर किसान उसको पैकेट करके बेचता है, सोर्टिंग करता है कि उसकी क्रीम निकालता है, उसका कम फैट का निकालता है, तो अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग वैरायटी हो जाती हैं। उसकी दही बनाता है, चाय बनाता है, तो उसकी आमदनी बढ़ती है। तो अब ज़माना है प्रोसेसिंग का, सोर्टिंग का, ग्रेडिंग का। कच्चे माल के लिए ज़्यादा उसमें पैसा नहीं मिलेगा जब तक हम उसे सोर्टिंग ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे सरकार की बहुत सारी योजनाएं इसमें हैं, सब्सिडी के साथ भी हैं। जैसे सर ने बताया AIF की स्कीम भी है और हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी स्कीमें हैं प्रोसेसिंग के लिए। उनका किसान भाई फ़ायदा भी उठा रहे हैं और धीरे धीरे हम
आगे बढ़ रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ भी रही है उसमें। बिल्कुल, किसानों की आमदनी बढ़ रही है और वो सीधे बाजार से भी जुड़ रहे हैं, जो मेरा प्रश्न था। फिज़ा, मैं आपके पास आऊँगा और आपसे मैं समझूंगा कि ग्रामीण भारत में तकनीक अपनाने को लेकर सबसे बड़ी जागरूकता की कमी क्या आपको नज़र आती है? देखिए, जागरूकता की कमी, आज का किसान काफ़ी मॉडल है और वो नई नई तकनीकों को अपना रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी की जब हम बात करते हैं तो जो किसानों के पास तकनीकें हैं उसमें कहीं ना कहीं उनमें वो संलिप्त नहीं हो पाता है, उनमें वो अपने अपीयरेंस नहीं देख पाता है। कई बार हम देखते हैं कृषि विश्वविद्यालय है, केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके पास फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, लेकिन किसान उन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके लिए कई ज़्यादा अमाउंट लगेगा, इसको खर्च करना पड़ेगा। जो बड़े किसान हैं वो तो काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब हम छोटे और सीमांत किसानों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में। जागरूकता किसानों के बीच है क्योंकि हमारी सरकार काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है ताकि हर किसान तक तकनीक की जानकारी पहुँच सके और जो तकनीकें हैं कृषि क्षेत्र में उसका फ़ायदा हर किसान भी उठा सके। लेकिन किसानों के पास अभी थोड़ी सी यही प्रॉब्लम रहती है कि वो कहीं ना कहीं यूनिट से नहीं जुड़ पाते हैं, एक अच्छे समूह से नहीं जुड़ पाते हैं, ताकि वो अवेयरनेस से इसलिए थोड़े से वंचित हैं। बाकी धीरे धीरे काम हो रहा है, तकनीक में किसानों की काफ़ी ज़्यादा प्रतिभागिता हम देखते हैं। क्या एग्री टेक सेक्टर को अगर हम देखें तो निजी प्रवेश तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है आपको? जी, एग्री टेक में किसानों की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम रही है। देखिए, जो हमारे किसान युवा भी हैं जो वो काफ़ी बढ़ चढ़कर अब एग्री स्टार्टअप्स में बढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिभागिता दिखा रहे हैं। ऐसी कई कंपनीज भी हैं जिन्होंने कुछ सालों में ही स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना नाम बनाया है, जिन्होंने, और जो युवा हैं, जो गाँव के युवा हैं, उन्होंने उन युवाओं को चुनाव किया है उन कंपनीज के लिए या उन स्टार्टअप्स के लिए, ताकि जो एक किसान का बेटा होता है या फिर जो एक किसान की बेटी होती है वो बेहद अच्छे तरीके से समझ पाती है कि जो रूरल परेशानियां हैं या फिर क्या कॉजेज़ हैं उसकी ज़मीन में या फिर खेती में, क्या परेशानियां वो देखते हैं और क्या चेंजेस की ज़रूरत रहती है। वो इन स्टार्टअप्स के ज़रिए वो जो युवा हैं उसमें भी अपनी प्रतिभागिता के ज़रिए वो आगे काम कर पाते हैं। आपने युवाओं की बात की, युवा बदल रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं और निवेश भी वो कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उसमें एक महिला होने के नाते आप कैसे देखते हैं, क्या महिलाओं में बदलाव आ रहा है, वो खेती से संपन्न हो पा रही हैं, अपनी समृद्धि को बढ़ा पा रही हैं? जी, जैसे कि हम कई बार फील्ड में भी जाते हैं और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हमारी रहती है और हम कई महिलाओं से भी मिलते हैं। उन महिलाओं की भागीदारी आजकल काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी हम देखते हैं, जो टमाटो से टमाटो केचप भी बना रही हैं और कई ज़्यादा, जैसे आम है उसका भी आम पन्ना है या फिर आम रस जैसी कई चीज़ें वो अपने यूनिट्स में बना रही हैं, जिससे महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है और वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इसलिए धीरे धीरे महिलाओं की प्रतिभागिता काफ़ी बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। बिल्कुल, महिलाएं भी बदल रही हैं और महिलाएं हर जगह आगे नजर आ रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की। विजय कुमार नारायण राव काले जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा, दूध, फल, सब्जी और अनाज जैसे उत्पादों में स्प्रे ड्राइंग तकनीक का कितना बड़ा भविष्य आप देखते हैं? बहुत बड़ा भविष्य है इसमें एक्चुअली, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन बहुत, जिस तरह से हम अगर अब्रॉड कंट्रीज़ में देखते हैं, डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, तो वहाँ पे ये जो है जो स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी से जो उत्पादित प्रोडक्ट है वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओनियन है, मतलब हमारा जो है, आप देखेंगे कि ओनियन हम लोग यहाँ पे तो सीधा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में और हमारे भारत में भी अब इस्तेमाल हो रहा है कि वो डिहाइड्रेट करके जो है आप उसको पाउडरिंग फॉर्म में बनाते हैं। तो आप जब भी आपको तड़का लगाना है तो आप पानी में डाल दीजिए कुछ देर पहले और आपका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आप एडॉप्शन हो रहा है। तो इस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो है हमारे किसानों के अंदर बहुत सारी आ रही। तो युवा आप देखेंगे कि हमारी जो स्टार्टअप्स है, मतलब हमारा जो RKVI स्कीम है उसके अंदर हम स्टार्टअप्स को बहुत सारा प्रमोट करते हैं। अगर उसकी सीड लेवल पे अगर उसकी ये है टेक्नोलॉजी अगर उसने डेवलप किया या कुछ करना चाहता है प्रोजेक्ट लेवल पे, तो उसको एक सीड मनी के रूप में देते हैं 5 लाख रुपए। और जैसे ही उसका अगर प्रोजेक्ट इसमें आता है, मैच्योरिटी लेवल पे आता है, तो लगभग 25 लाख रुपए हम लोग उसको तो इस तरह से हमने 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं और युवाओं को उसमें सहायता प्रदान की है। तो धीरे धीरे युवा जो है, आप ये देखेंगे
कि जो स्टार्टअप्स है जनरली जो एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेक्टर में ही ज़्यादातर स्टार्टअप बनी है हमारी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे युवा भी इसमें जुड़ रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी यहाँ पे काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, मैंने बता रहा हूँ कि जो स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, ये मैंने जैसे पहले कहा था कि ये अभी हमारे सीमांत किसानों से पहुँच से दूर है, लेकिन आने वाले समय में ये कारगर सिद्ध होगा। लेकिन मैं यहाँ पे और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग इतने हाई लेवल टेक्नोलॉजी से जाने के बाद मैं और किसानों से बताना चाहूँगा कि आप अगर प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कर दें, अगर आपकी फार्म गेट पे, जिसको बोलते हैं फार्म गेट प्रोसेसिंग एट प्राइमरी प्रोसेसिंग एट फार्म गेट, अगर वहाँ पे भी आप सीमित समय सीमा छोटे स्तर पे भी अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको काफ़ी आपका उसका फ़ायदा हो सका। आप छोटा सा पैकिंग करेंगे और आप उसको बाज़ार में देंगे तो काफ़ी इसका हद तक उसके जो आमदनी बढ़ सकती है। तो मैं आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत अच्छा से देखना चाहूँगा, क्योंकि हमारी एक MIDH की स्कीम भी है जिसके अंदर ये सारा जो है स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। तो आप देखेंगे कि MIDH के अंदर जो है हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग अगर है फूड, तो उसके लिए भी काफ़ी हम प्रावधान दे रहे हैं, लगभग 35 to 50% है। उसमें कोल्ड स्टोरेज के लिए भी है, पैक हाउसेस के लिए भी है, तो वेयर हाउसेस के लिए भी उसमें प्रावधान है। तो ये रेफ्रिजरेशन वैन वगैरह उसके में सारा इंक्लूड है इसमें, क्योंकि रेफ्रिजरेशन वैन बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी आपने एक जगह प्रोडक्ट किया और आपको दूसरी जगह पहुंचना है तो आपको एक कोल्ड स्टोर, मतलब एक पर्टिकुलर सेटिंग जो है कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो कोल्ड स्टोरेज वैन्स की ज़रूरत है। तो ये सारी प्रावधान जो है हमारी MIDH स्कीम में है। तो लगातार इसका विस्तार हो रहा है और इसका सहायता हम लोग प्रदान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भविष्य बहुत अच्छा बेहतर इस स्थिति में देख रहा हूँ। भविष्य बेहतर स्थिति में आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने में ये तकनीक कितनी सहायक सिद्ध हो रही है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था कि आपका लगभग 22% तक जो है हम फूड वेस्टेज करते हैं। अगर आप ह्यूमन लेवल पे अगर पर कैपिटा पे देखेंगे तो लगभग 50 एक मानव जो है, मतलब आदमी जो 50 किलो लगभग जो फूड वेस्ट करता है पर एनम जो है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये जो 22% हम लोग जो फूड वेस्ट कर रहे हैं, जो लगभग ये इसको अगर मॉनिटरिंग में देखेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ जो है हम लोग उसमें वेस्टेज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो अगर ये फूड प्रोसेसिंग अगर वहाँ पे होगी, ऐसी इस तरह से वैल्यू एडिशन होंगी, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो स्टोरेज का अगर वहाँ पे उपलब्धता होगी तो ये आप जो हमारा वेस्टेज है वो हम लोग कम कर सकते हैं। और इससे जो है नेचुरल रूप में जो हमारे रिसोर्सेस है, हमारे देश के रिसोर्सेस है, उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं और हम लोग इसमें हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव में हम लोग बढ़ावा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लेकर हम लगातार चर्चा करें। विवेक जी, मैं आपके पास आऊँगा। भारत में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट या स्किल्ड मैन पावर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि फूड प्रोडक्ट हमेशा अफोर्डेबल रहेंगे, और इसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं सिर्फ खेती में फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, वो मार्जिन्स बड़े लिमिटेड हैं। लेकिन जो चैलेंज है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए लेके आ रहा है कि जो हिस्सा नॉन फूड है वो भी कार्बन कंटेनिंग है, और इंडिया जो है बहुत बड़ा कार्बन डेफिसिट कंट्री है। हम अपनी एग्रीकल्चर का अगर हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% है, तो हम कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे भी लगभग 15% अपनी जीडीपी का इंपोर्ट पे खर्च कर देते हैं। ये वो कार्बन है जो कि फूड का हिस्सा नहीं है, ये उसका भी हिस्सा नहीं है जिस वेस्टेज की हम बात कर रहे हैं। ये हिस्सा है एनिमल वेस्ट का, गार्बेज का और क्रॉप वेस्ट का। जब तक कि ये क्रॉप वेस्ट जब तक कि हमारे गाँव में प्रोसेस में नहीं आएगी और इससे भी इनकम निकल के आएगी ऑलमोस्ट उतनी ही जो कि फूड से इनकम आ रही है, तब हमें ये दिखाई देगा कि शायद हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो कंफर्ट है जो कि हमारे फार्म वर्कर्स को नहीं मिल पा रहा है, वो मिलना शुरू होगा। तब हमें दिखाई देगा कि सिस्टम प्रॉफिटेबल हो गया है। और ये चीज़ तभी होगी जबकि हम
जो भी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं हर गांव के, उन्हीं को यूज करें, उससे ज्यादा अपने रिसोर्सेज ना कंज्यूम करें, पानी के न्यूट्रिएंट्स के रिसोर्स उन्हीं को यूज करें, हर चीज रिसाइकिल करें और जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। और उसका एडवांटेज इंडिया के पास इसलिए भी है कि 365 डेज ऑफ सनशाइन है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 15 डिग्री यही हमारा टेम्परेचर रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो है ना प्रोडक्टिविटी अनलिमिटेड है और बोथ फूड बेस्ड पोर्शन ऑफ द क्रॉप का भी बहुत स्कोप है और नॉन फूड बेस्ड जो क्रॉप है उसका भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज हैं। और गांवों के अंदर सोलर पावर जब प्रोड्यूस होगी तो वो एनर्जी भी दे देगी जो कि बाहर से आने वाली एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये चीज़ों को इंटीग्रेटेड जब तक हम नहीं करेंगे और एज ए इंडस्ट्री और फार्मिंग दोनों इकट्ठा होकर नहीं चलेंगे, तब तक जो है हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे और हमें जो है हमारा जो गांव है वो डेवलप नहीं होंगे। बिल्कुल, तो जब तक हमारे गांव डेवलप नहीं होंगे और जब तक गांव हमारे और हमारे किसान डेवलप नहीं होंगे तो देश डेवलप नहीं हो सकता। और जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं विकसित भारत, हम विकसित भारत की तरफ नहीं बढ़ सकते और इसीलिए लगातार ऐसी योजनाएं सरकार चला रही है, ऐसे प्रयास सरकार कर रही है और साथ ही साथ हमारे किसान उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास रच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह की भूमिका सरकार की है और वो बदलाव इस वक्त नज़र आ रहा है, तो विकसित भारत की तरफ हम बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए प्रयास हम सबको करने और ये सब समझना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वैज्ञानिक जो हमें समझा रहे हैं, सरकार लगातार समझा रही है, उस पर हमें आगे बढ़ते हुए इतिहास रचना है। वक्त की यहाँ पाबंदियां रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। बन रही है दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। खेती खराब, अरे अरे क्या, अरे ये तो सारे गेहूं काले पड़ गए, बरसात ने सारी फसल खराब कर दी। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। क्या होगा? क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? अरे छोड़ बेटी, खेती में तो सब चलता रहे। अच्छा मैंने ये बता, तेरा इम्तिहान कैसे हुआ? बापू फोन दीजिए। अरे किसको फोन लगा रही है तू? बापू सबसे पहले हम हेलो किसान के नंबर पर इस फसल की वीडियो भेजेंगे और उसके बाद में हम हेलो किसान के टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे। हेलो किसान, मैं झोंटी गांव से बात कर रही हूँ। तो चलिए आपकी समस्या का समाधान जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। गेहूं की फसल इस समय जो पकी हुई तैयार थी। हेलो किसान, हमारी भैंस दूध ना दे रही। हमारी अमरूद की फसल में कीड़ों लाग रही हो। हेलो किसान, मैं शिवांगी बोलती। किसानों की सभी परेशानियां सिर्फ एक कॉल पे हो जाएंगी खत्म। देखा बापू, मिल गया ना समाधान। शाबाश बेटिया। अब खेती ना हो जी का जंजाल, फोन उठाइए और कहिए हेलो किसान। देखिए डीडी किसान का लाइव कार्यक्रम हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा बेहद महत्वपूर्ण विषय पर लगातार हमारे खास मेहमानों के साथ, खास पैनल के साथ चल रही है। एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक, स्प्रे ड्राइंग का बढ़ता उपयोग पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए। और इसलिए ललित कुमार त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित कुमार जी, आपके पास आऊँगा और आपसे मैं समझूंगा FPO मॉडल में वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग कितनी महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? देखिए सही कहा आपने, क्योंकि ये बाजार का युग है और FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन
जो एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डर कंपनी है, किसानों की कंपनी है और आरओसी में रजिस्टर्ड है। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी काम करती हैं, ऐसी ये कंपनी काम करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो किसान का माल है उसे एग्रीगेट करना है, उसको वैल्यू एडिशन करना है, कच्चा माल नहीं बेचना है और उसका प्रोडक्ट बनाना है और ब्रांडिंग के साथ बनाना है। क्योंकि किसान की अपनी एक ब्रांडिंग है, उसका एक विश्वास है। हम जो काम करते हैं, तो हम जब कहते हैं कि हमारी ये यूनिट है, आप जाइए गांव में देखिए, तो एक विश्वास पैदा होता है जी। और जो किसान का कच्चा माल है वो जानता है कि हमने इसमें क्या लगाया है। अगर बाजार में आप किससे बात करोगे तो उसके बारे में सही जानकारी आपको नहीं दे सकता। कितना खाद है, कितना पानी है, कौन सी वैरायटी है और क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये किसान अच्छी तरह जानता है। तो उसको हम एक कदम और आगे लेके चलते हैं कि अब आपको कच्चा माल ना बेचकर तैयार माल बेचना है, उसकी वैल्यू एडिशन करनी है। थोड़ा जैसे पहले के लोग करते थे, फसल उठाई और मंडी में बेच दी उसको, अब उसको ऐसे नहीं बेच रहे हैं वो लोग। उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और उसके सिलेक्शन करते हैं कौन सा बीज है ये, और अलग अलग वैरायटी बनाकर बेचते हैं। जैसे एक बंसी गेहूँ है, उसका दलिया बहुत अच्छा बनता है, तो उसका दलिया बनाते हैं, उसको लिखते हैं बाकायदा बंसी गेहूँ और ये इस FPO का है और ये हमारा इसका एक ब्रांड है। तो धीरे धीरे ब्रांड डेवलप होता रहता है और फिर लोग जो बाजार में कस्टमर है उसी नाम से मांगते हैं कि हमें फला गांव का चाहिए। जैसे आप देखते हैं मुजफ्फरनगर का गुड़ बड़ा फेमस है, तो जैसे GI टैग भी मिलता है उसको, अलग अलग प्रोडक्ट के हैं, बासमती को यहाँ टैग मिलता है, तो एक पहचान बनती है बाजार में और उसकी विश्वसनीयता बनती है कि ये हमारे उस इलाके का है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का पानी है, वहाँ की वैरायटी है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बातें हैं। देहरादून का बासमती चावल है, मुजफ्फरपुर की लीची है और लखनऊ के आम हैं, शाहजहानपुर के आम हैं और शाना फल पट्टे के आम हैं। तो जो ये FPO बनी है उसमें नाबार्ड का एक बहुत बड़ा रोल है, भारत सरकार का रोल है। 10,000 FPO बने हैं और ये शुरुआत नाबार्ड ने इसमें जैसे की थी FPO की, तो एग्रीगेट होकर उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो उसका एक बाजार में विश्वास पैदा हो रहा है। और धीरे धीरे अब चूँकि काफ़ी टाइम हो गया FPO को, उनकी ब्रांडिंग भी हो रही है, ये उस FPO का प्रोडक्ट है, ये उसका प्रोडक्ट है और ये उसकी एक विश्वसनीयता है। क्योंकि दूसरों के मुकाबले अगर देखा जाएगा तो किसान के उत्पाद ज़्यादा विश्वसनीय हैं और लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो कम लागत में ज़्यादा आमदनी कर पा रहे हैं और FPO से जुड़कर एक विश्वास जो उन्होंने बनाया है वो कहीं ना कहीं स्थापित होता हुआ नज़र आ रहा है। फिज़ा काज़मी, आपके पास आऊँगा और आपसे मैं ये समझूंगा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी तो आपने बताई कि किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन मीडिया किसानों और स्टार्टअप्स के बीच सेतु की भूमिका किस तरह से निभा रही है, ये भी आप बताइए। जी, जब एक किसान के पास अपनी स्टोरीज़ होती हैं तो जैसे हम मीडिया कर्मी होते हैं, वो अपनी एक अच्छी स्टोरीज़ को अपने जो वो खेतों में कर रहे हैं, जिस तरह से वो नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे काम कर रहे हैं या फिर न्यू ड्रोन तकनीक्स को अपना रहे हैं, वो अपनी स्टोरीज़ को अब मीडिया चैनल्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि जो और भी किसान हैं वो नए मेथड्स को अपनाएं, नई तकनीकों पर तवज्जो दें कि किस तरीके से नई तकनीक्स को अपनाकर किसान खेती में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हमारे किसान अभी भी पारंपरिक खेती की ओर हैं, लेकिन जिस तरह से नई आधुनिक तकनीकें कृषि क्षेत्र में बढ़ रही हैं, उस तरीके से किसानों के बीच मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि जो क्षेत्र में कार्य करता है, जो किसान एक खेती करता है, वो एक माध्यम होता है ताकि वो अपनी आवाज़ को मीडिया तक पहुंचा सके और जो सरकारी चीज़ें भी हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ भी एक किसान को मिल सके। बिल्कुल, उसका लाभ भी किसान को मिल सके। अगर आप हम योजनाओं की बात करें तो किस तरह की मॉनिटरिंग मीडिया की रहती है, किस तरह मीडिया उसको दिखाती है, किस तरह से बताती है कि सरकार जो है वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए तमाम प्रयास कर रही है? जी, किसानों के बीच योजनाओं का जो जानकारी है वो पहुंचाना काफ़ी अहम रहता है, क्योंकि कई किसान हमारे ऐसे हैं, जैसे हेलो किसान ही है, कई बार किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं, उन्हें समय पर बीमा नहीं मिल पाता या कवरेज उनका नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं वो काफ़ी किसानों के लिए मददगार साबित होती है। हम देखते हैं किसान काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन उन योजनाओं के सहारे उन किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है या जो खराब हो जाती है बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से, तो उनका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको पूरा हो जाता है। अगर हम डीडी किसान की बात करें तो किस तरह की भूमिका वर्तमान स्थिति में जो सहयोग कर रहा है डीडी किसान हमारे किसानों के लिए, उसको लेकर अगर आप कहें तो क्या स्थिति आपको नजर आती है? जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। जिस तरह
अगर आप एक पत्रकार होकर जब आप फील्ड पर जाते हैं, क्योंकि हमारा किसान अपने खेत में होता है, अगर हम स्टूडियो में रहकर बात करेंगे तो वो ज़्यादातर किसानों के बीच नहीं पहुंच पाती है। डीडी किसान के पत्रकार हम देखते हैं कई बार किसानों के बीच मौजूद रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और स्टूडियो में बैठकर बात करना काफ़ी अहम है उन मुद्दों पर जो किसानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पर हम लगातार बात करते हैं और इसीलिए विजय कुमार जी आपके पास वापस मैं आऊँगा और आपसे समझूंगा कि भारत को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब बनाने के लिए किन चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ रहा है या क्या ज़रूरी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली आप देखेंगे कि आज हमारे देश की जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करते हैं तो लगभग 14 से 18% है और धीरे धीरे ये बढ़ भी रही है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बात कहेंगे कि 46% जो पॉपुलेशन है हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और उसमें से हमको 18%, 15 से 18% जीडीपी मिल रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। तो आप देखेंगे कि जब तक हमारे, इसका मतलब ये है कि आपकी इनएफिशिएंसी है वहाँ पे, तो आपको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा और जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो हम परिप्रेक्ष्य में है, वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को पहुँचाना है, युवाओं को पहुँचाना है, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसको किस तरह, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग ही ऐसा एक माध्यम है जहाँ से हम लोग ये जो आप जीडीपी की ग्रोथ है हम लोग और बढ़ा सकते हैं। इसमें जीडीपी में खाली एग्रीकल्चर फूड ही नहीं है, बल्कि आपका चाहे फिशरीज़ की बात करें, डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कहे या बाकी हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो ये सारे विभिन्न क्षेत्र आते हैं जिसमें आपको ये प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो या मान लीजिए कि हमारी मीट प्रोसेसिंग है, ये सारी क्षेत्र जो है ये बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और हमें इसमें जब तक टेक्नोलॉजी लाएंगे नहीं, क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे रेसिड्यू मैनेजमेंट की बात है, रेसिडेंशियल जो इफेक्ट है वो देखना है कि, तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे देखूंगा कि मैं रिसेंटली अभी एक हमारे महाराष्ट्र में जो है सह्याद्री फार्म्स करके जो है एफपीओ है, बहुत ही मतलब बहुत ही उन्होंने अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है और लगभग 20,000 से ज़्यादा किसानों को उन्होंने जोड़ा है और आप देखेंगे कि वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारे इसमें ग्रेप्स में और वो बाकी भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो उनका कहना है कि प्रोसेसिंग तभी आपका जो वैल्यू एडिशन, तभी आपका फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे तभी आपका संभव है या तभी आपको किसानों को अच्छी आमदनी मिलती है जब आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है और आप उसको उस वक्त आपको जो किसानों से जो मिल रहा है, मतलब वो सस्ते दाम में मिल रहा है, तभी आप प्रोसेसिंग, क्योंकि वेस्ट हो रहा है तो आप तभी आप उसका प्रोसेसिंग का वैल्यू एडिशन का बहुत महत्वपूर्ण, तो इस महत्वपूर्ण दायरे में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि किसानों को एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए भारत सरकार की बहुत सारी संस्थानें हैं, तो मैं खास तौर पे नाम लूँगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी ISR की संस्थान है लुधियाना में और ख़ास तौर पे इसी पे काम कर रही है, और एक दूसरी हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो भोपाल स्थित है वो भी इसी के एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए बहुत सारा काम करती है, उनके ऊपर जो है ट्रेनिंग दिलाती है। हमारी एक फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसानों की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कुछ आपको आने जाने का खर्चा भी मिलता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, रहने का फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मैं चाहूँगा कि किसान जो है हमारी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में जाए, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की मशीनरी देखे, नॉट ओनली मतलब फूड प्रोसेसिंग की, बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ है एग्रीकल्चर मशीनरी की टेक्नोलॉजी वो भी देखे। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है आप आज के दौर में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो आगे जा रही है और वो आगे रिवोल्यूशन लाएंगे हमारे एग्रीकल्चर में। आप अभी तो स्प्रेइंग की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि इसमें सोइंग भी कर सकते हैं आप, बाकी बाद में वीडिंग ऑपरेशंस भी आप कर सकते हैं उसमें, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आप ड्रोन द्वारा आप कर सकते हैं, ताकि उसके साथ जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगा करके उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी उसमें होगा, तो काफ़ी हम बदल सकते हैं और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और जिस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। कि छोटा सा संक्षेप में अब आपसे विवेक जी आंसर लेना चाहूँगा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग बेस्ड मॉडल कितना सस्टेनेबल माना जा सकता है? छोटा सा उत्तर दीजिए। बिना प्रोसेसिंग के एग्रीकल्चर में कोई प्रॉफिट नहीं है और बहुत ही मुश्किल है बिना प्रोसेसिंग के आगे बढ़ना। तो मैंने तो जैसे आपको पहले कहा कि नॉट ओनली फूड पोर्शन की प्रोसेसिंग करनी है, जो नॉन फूड पोर्शन ऑफ द क्रॉप है उसकी भी 100% प्रोसेसिंग करनी है, जो कि शायद अभी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है। तो ये तो मतलब गांव के अंदर
एक हर किसान अपनी प्रोसेसिंग शायद खुद नहीं कर सकता, लेकिन एक एफपीओ लेवल के ऊपर या कुछ गांव को मिला के कोई ना कोई प्रोसेसिंग प्लांट तो पूरे भारत में हर जगह होना चाहिए। तभी हमें जो है ना खेती के अंदर फार्मर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट लोकल ही मिलेगा और फार्मर्स को इंकरेजमेंट मिलेगा, हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी और अच्छे प्राइसेस मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, आज जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्निक पर, स्प्रे ड्राइंग का जो बढ़ता उपयोग है उसके बारे में हम लगातार इस चर्चा में आपको बता रहे थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें इसका इस्तेमाल करके एक नया इतिहास रचना है और अपने भारत को विकसित बनाना है। इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं विजय कुमार नारायण राव काले जी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्री विवेक वर्मा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित कुमार त्यागी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हम करते हैं। और फिजा भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिर देखिए, जिस तरह से लगातार एग्रीटेक और आधुनिक प्रोसेसिंग टेक्निक को हमने समझाया और बताया हमारे मेहमानों ने कि कितना ज़रूरी है, इसको किस तरह से हमें इस वक्त इसके साथ आगे बढ़ना है और किस तरह से इतिहास रचना है, किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे किसानों को आगे बढ़ाना है। फिर किसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।